हेलो फ्रेंड्स, आदित्य बायो कॉन्सेप्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अंतर्गत जंतुओं में पोषण के तीसरे भाग के ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझने वाले हैं। इसके पहले हम लोग भाग 1 और भाग 2 के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा ये तीसरा पार्ट है और इस चैप्टर का अंतिम भाग है ना। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। देखिए, एक हार्मोन है इंसुलिन, है ना। इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होती है, तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा मधुमेह हो जाएगा, है ना। इसी को हम लोग शुगर की बीमारी बोलते हैं या डायबिटीज़ कहा जाता है ना, या चीनी की भी बीमारी हम लोग कह देते हैं, है ना। तो इंसुलिन एक हार्मोन है और इसकी कमी से हमारे शरीर में मधुमेह नामक बीमारी होती है। अब इंसुलिन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बात है कि इंसुलिन अग्न्याशय ग्रंथि यानी कि जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, जो ड्यूडेनम के पास स्थित होती है हमारे शरीर के आहार नाल में, तो ये इंसुलिन अग्न्याशयी ग्रंथि से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है जो हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज यानी कि शर्करा की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और इंसुलिन की कमी से मनुष्यों में मधुमेह नामक क्या होती है, बीमारी होती है। तो इसका हमारा सही आंसर जो है वो मधुमेह हो जाएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है कि छोटी आंत की आंतरिक परत में अंगुली जैसी रचना को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए, हमारे शरीर में जो छोटी आंत होती है, उस छोटी आंत में इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, है ना। इस तरह से ये छोटी आंत की दीवार हो गई, है ना। और ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, है ना, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंगुली के समान ये जो रचना होती है इसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो है हमारा विली हो जाएगा, है ना। विली के संदर्भ में कि विली भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने का कार्य करता है। ये जो आप स्ट्रक्चर अंगुली की तरह जो संरचना जो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करने का कार्य करता है। और साथ ही साथ अवशोषण हेतु, एब्जॉर्प्शन हेतु ये सतह क्षेत्रफल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो हमारा इसका सही आंसर जो है हमारा विली हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 31वें प्रश्न के तरफ, है ना। हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है। हमारा जो आमाशय होता है, स्टमक होता है, उस स्टमक में कौन सा एसिड जो है वो स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर जो है हमारे आमाशय में जो है HCl नाम का एक एसिड होता है, इसका सिक्रीशन होता है। अब देखिए, ये HCl नामक जो अम्ल है हमारे आमाशय में पाचक एंजाइम जैसे पेप्सिन को सक्रिय करने, पेप्सिन को एक्टिव करने में, है ना। साथ ही साथ भोजन के साथ आमाशय में जाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया, जैसे हम लोग जब भोजन करते हैं तो उस भोजन के साथ साथ हमारे आमाशय में कुछ हानिकारक बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं एवं अन्य सूक्ष्म जीव हैं, ये भोजन के साथ साथ हमारे आमाशय में चले जाते हैं, है ना। तो इन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जो है हमारा HCl क्या कर देता है, उसको नष्ट कर देता है और नष्ट करके और हमें संक्रमण से क्या करता है, बचाता है। अगला प्रश्न है कि आमाशय में आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन और अम्लीय भोजन क्या कहलाता है। बोला है कि हमारे स्टमक में, है ना, स्टमक में आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जो है और अम्लीय भोजन क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर जो है हमारा काइम हो जाएगा, है ना। हमारे आमाशय में देखिए, मुंह में जो हम लोग खाना भोजन रख करके जब चबाते हैं तो एक बॉल की तरह रचना बन जाता है, जिसको हम लोग निकलने से पहले बॉल की तरह रचना बन जाता है। इसमें आपके सैलिवा जो होते हैं, लार जो होते हैं, वो मिल करके भोजन को चिकना और एक बॉल की तरह रचना बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलस बोलते हैं, है ना। और जब हम आमाशय की बात करते हैं तो आमाशय में जो आंशिक रूप से, आमाशय में कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, आमाशय में भोजन का आंशिक रूप से पाचन होता है ना।
तो आंशिक रूप से पचे हुए भोजन जो है और साथ ही साथ जो HCl होता है वो जब सिक्रीट होता है तो हमारे भोजन को अम्लीय बना देता है। तो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन और अम्लीय भोजन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर जो है हमारा काइम हो जाएगा, है ना। देखिए ये काइम जो है आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन और पाचक रसों गैस्ट्रिक जूस का अर्ध तरल एक पेस्ट होता है जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है। देखिए ये HCl सिक्रीट होता है जिसके वजह से इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, जिसे पूर्ण पाचन हेतु आमाशय से छोटी आंत में भेजा जाता है ना। पूर्ण पाचन हेतु कंप्लीट डाइजेशन हेतु आमाशय से अब इसको कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी छोटी आंत में भोजन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है ना। अब एक और छोटा सा टॉपिक है बोलस। यह चबाया हुआ भोजन होता है जो हमारे मुख में लार के साथ मिल करके बनता है। गेंद की तरह गोलाकार होता है और जिसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है वह अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। यहाँ पे बोल रहा है अंतःस्रावी और ये बाह्यस्रावी दोनों तरह की कार्य करती है। तो हम ग्लैंड, ये ग्रंथि के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रंथि है जो इंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अग्न्याशय ग्रंथि, है ना। ये पैंक्रियास इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अग्न्याशिक जो ग्रंथि है या अग्न्याशय ग्रंथि जो है यह अंतःस्रावी है ना, इंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन यानी कि बाह्यस्रावी दोनों तरह की ये कार्य करती है, दोनों तरह की ग्रंथि की तरह ये कार्य करती है। जब ये इंसुलिन जैसे हार्मोन को स्राव करती है तो ये डायरेक्ट रक्त में छोड़ती है ना। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडोक्राइन कहेंगे। और जब ये ग्रंथि पाचक एंजाइमों को नलिकाओं के द्वारा स्रावित करती हैं तब इसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से इसको हम लोग जानेंगे, है ना। तो हमारे शरीर में जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड है जो ड्यूडेनम के पास स्थित होती है वह ग्रंथि अंतःस्रावी है, क्योंकि जब ये इंसुलिन हार्मोन का जब सिक्रीट करती है तो इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियाज से निकल करके डायरेक्ट जो है हमारे ब्लड में क्या होते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। तो ये ग्रंथि जो है अंतःस्रावी नेचर की तरह कार्य करती है ना। और जब इसका सिक्रीशन कुछ पाचक एंजाइमों का होता है तब ये पाचक एंजाइम नलिकाओं के द्वारा जो है वो स्रावित किए जाते हैं, है ना। तो इसमें नलिकाओं के द्वारा स्रावित हो रहे हैं इसलिए इसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं। और इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन इन दोनों में अंतर ये है कि इंडोक्राइन जो ग्रंथि होती है इनके पास डक्ट नहीं होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। और एक्सोक्राइन के पास जो है डक्ट होते हैं और इस डक्ट के द्वारा नलिकाओं के द्वारा कुछ पदार्थों को क्या करते हैं ये लोग, ये सिक्रीट करते हैं, है ना। अगला प्रश्न है कि अपेंडिक्स आहार नाल के किस भाग से जुड़ा होता है। तो अपेंडिक्स जो है आहार नाल के सिक्कम से क्या होता है, जुड़ा होता है। और ये जो सिक्कम है वो हमारी बड़ी आंत का पहला भाग है ना। और ये जेजुनम है, छोटी आंत का भाग है। इलियम भी छोटी आंत का है और रेक्टम जो है बड़ी आंत का भाग है। और यहीं पे जो है अपशिष्ट पदार्थ जो है स्टोर होते हैं, है ना, कुछ समय के लिए। अगला प्रश्न है जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखेंगे एसिडिक होता है नेचर और इसका पीएच मान जो होता है 2 होता है ना। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग चाइल बोलते हैं। देखिए काइम के बारे में हम लोग पढ़ लिए, बोलस के बारे में पढ़ लिए, अब ये चाइल छोटी आंत में ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन को हम लोग चाइल कहते हैं और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव में, है ना, याद रखेंगे इसको। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन जो है वो चाइल कहलाता है। अगला प्रश्न है मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। देखिए बक्कल कैविटी जो है पीछे की ओर कहाँ खुलती है। तो ये हो गया हमारा ग्रसनी हो गया, फेरिंग्स हो गया। ये फेरिंग्स फिर पीछे की ओर जो है ओइसोफेगस यानी ग्रास नली में खुलेगा। और ये ग्रास नली फिर पीछे की ओर जो है एस्टमक में खुलती है। एस्टमक पीछे की ओर छोटी आंत में, छोटी आंत पीछे की ओर जो है बड़ी आंत में खुलती है। तो हमारा बक्कल कैविटी जो है
बकल कैविटी के ठीक पीछे वाला भाग जो है हमारा ग्रसनी कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग फेरिंक्स बोलते हैं, है ना। तो मुंह गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। अब ये अगला क्वेश्चन है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्थित रसांकुर को क्या कहते हैं, है ना, का क्या कार्य, सॉरी क्या कार्य पूछा जा रहा है कि ये क्षुद्रांश जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है में स्थित जो रसांकुर होते हैं, है ना, रसांकुर का क्या कार्य है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अवशोषण अवरुद्ध करना। नहीं, ये पूरा गलत है। अवशोषण के सतही क्षेत्रफल घटाना, ये भी गलत हो जाएगा। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, ये बिल्कुल सही है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं, जिसको हम लोग विली बोलते हैं या रसांकुर कहा जाता है, ये अवशोषण हेतु सतही क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर जो है वो ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परिशेषिका किसका हिस्सा है? यहाँ पे अपेंडिक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि यह किसका हिस्सा है? श्वसन तंत्र में आता नहीं है, प्रजनन में आएगा नहीं, तंत्रिका तंत्र में भी नहीं आएगा। ये हमारा जो है आहार नाली इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि परिशेषिका आहार नाल का हिस्सा है, जो बड़ी आंत के पहले भाग सीकम से क्या होती है? जुड़ी होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिशेषिका जो है ना, वो आहार नाल के किस भाग से जुड़ी होती है। तो आप याद रखेंगे कि ये सीकम से जुड़ी होती है और ये बड़ी आंत का पहला भाग होता है। और परिशेषिका जो है वह एक वेस्टिजियल ऑर्गन है ना। अगला प्रश्न है कि वसा का पाचन कौन सा कर वसा का पाचन, देखिए हमारे हम जो खाना खाते हैं उसमें जो फैट्स मॉलिक्यूल्स जाते हैं, ऑयली सब्सटेंसेस जो जाते हैं, तो उनको पचाने का कार्य कौन सा इंजाइम करता है? तो इसका सही आंसर जो है वो लाइपेज है। ये लाइपेज इंजाइम जो होता है वसा के पाचन में, लाइपेज नामक इंजाइम जो है वो क्या करता है? हेल्प करता है। यानी कि कह सकते हैं कि वसा का जो पाचन है वो लाइपेज नामक इंजाइम के द्वारा होता है ना। अगला प्रश्न है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? देखिए हमारे आहार नाल में जैसे माउथ हो गया, बक्कल कैविटी, उसके बाद से आपका फेरिंग्स हो गया, ओइसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया, एनस हो गया, ये हमारे पाचन तंत्र के विभिन्न भाग हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन सभी भागों में सबसे लंबा भाग कौन सा होता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जो होती है हमारे आहार नाल की सबसे लंबी भाग होती है ना। और मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो लगभग 6.5 मीटर होता है ना। इसकी लंबाई जो होती है लगभग 6.5 मीटर के आसपास होती है ना। अगला प्रश्न है कि ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? तो याद रखेंगे कि ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो है हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन करता है ना। तो प्रोटीन को पचाकर छोटे छोटे जो पेप्टाइड्स होते हैं और साथ ही साथ जो एमिनो एसिड होते हैं, अमीनो अम्ल जो होते हैं, इसमें ये क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करेंगे और इसको किस में बदलेंगे? पेप्टाइड्स में बदलेंगे और साथ ही साथ अमीनो अम्ल में क्या कर देते हैं? तोड़ने का कार्य करते हैं। तो याद रखेंगे ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में क्या करता है? मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहणी भाग है किसका भाग है? ड्यूडेनम पूछा जा रहा है कि ये ग्रहणी जो है किसका भाग है? तो ये छोटी आंत का सबसे पहला भाग ड्यूडेनम होता है, जैसे DJI, शादी विवाह में डीजे आता है ना, DJI, तो बोलते हैं DJI। तो ये ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया और ये इलियम हो गया। तो हमारे छोटी आंत का सबसे पहला भाग जो है हमारा ड्यूडेनम, जिसको हम लोग ग्रहणी या इसी को पखवासे बोलते हैं, ये हमारी छोटी आंत का पहला भाग होता है ना। तो ग्रहणी आहार नाल के छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है, जिससे अग्न्याशयी ग्रंथि यहीं से जो है क्या होती है? हमारा पैंक्रियाटिक ग्लैंड जो है वो जुड़ी होती है, या अग्न्याशय ग्रंथि जो है वो जुड़ी होती है इसी ग्रहणी से या ड्यूडेनम से, है ना, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वसा होते हैं। अब इन सब में जो है हमारे मुख में किसका पाचन होता है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। इसका सही आंसर ख हो जाएगा। यानी कि हमारे मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है? पाचन होता
है ना, लार जो वो निकलते हैं ना, उसमें सैलिवरी एमाइलेज है या फिर टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो हमारे भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है ना, उसको पाचन करने में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। तो याद रखेंगे मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पाचन होता है। अगला प्रश्न है कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। अब देखिए जो पचा हुआ भोजन है, अब उस पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों में क्या करना है, पहुंचाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अब आहार नाल के किस भाग में अवशोषण का कार्य होता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर जो है स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत हो जाएगा। और छोटी आंत में भी लगभग 90% एब्जॉर्प्शन जो है हमारे छोटी आंत के, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, DJI, तो डिवडेनम जेजुनम इलियम, तो ये छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है जिसको हम लोग इलियम बोलते हैं, इसमें लगभग 90% जो है एब्जॉर्प्शन हो जाता है ना। तो इसका सही आंसर जो है हमारा घ हो जाएगा, इलियम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण छोटी आंत के इलियम में होता है ना। अगला प्रश्न है कि मानव पाचन तंत्र में, मानव का जो पाचन तंत्र है उससे जुड़ी ग्रंथियों के नाम इनमें से कौन है। लार ग्रंथि, अग्न्याशय, ये भी सही है। लार ग्रंथि तथा यकृत, लार ग्रंथि भी होती है, लीवर भी होता है, सही है। यकृत और अग्न्याशय ये भी दोनों सही है, एक नया इसमें अग्न्याशय आया है ना। लार ग्रंथि, अग्न्याशय तथा यकृत, देखिए ये सब है, ये सब में है, लेकिन अगर हम इसको घ को अगर कर रहे हैं तो इसमें हमारी तीनों ग्रंथियां आ जा रही हैं। ये लार ग्रंथि भी आ जा रही है, अग्न्याशय भी आ जा रहा है और यकृत भी आ जा रहा है। तो हम इस घ को सही करेंगे, है ना। तो इसका सही आंसर घ हो जाएगा। देखिए इसके संदर्भ में कुछ और बातें हैं यहाँ पे कि मानव का जो पाचन तंत्र होता है, तो मानव के पाचन तंत्र के अंतर्गत लार ग्रंथियाँ जो हमारे माउथ में होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं, है ना। उसके बाद से जठर ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे आमाशय में स्थित होती हैं। अग्न्याशय ग्रंथि जो हमारे छोटी आंत के पहले भाग ड्यूडेनम से जुड़ी होती हैं। यकृत हमारा लीवर होता है जहाँ से बाइल का सिक्रीशन होता है। ये सारी ग्रंथियाँ जो होती हैं हमारे आहार नाल में मौजूद होती हैं, जो भोजन के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस भी निकलते हैं, है ना। ये इंटेस्टाइनल जूस भी जो है वो भोजन के पाचन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो देखिएगा ये सारी ग्रंथियाँ जैसे लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, यकृत, ये सारे जो हैं ग्रंथियाँ जो हैं वो हमारे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के जटिल अणुओं को, कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको तोड़ करके और सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में, सरल अणुओं में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, ताकि इन छोटे छोटे अणुओं को हमारी छोटी आंत की जो दीवार है ना, वो आसानी से इसको अवशोषित कर और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचा दे, है ना। तो ये हमारी शरीर में जो आहार नाल है, उस आहार नाल में ये विभिन्न ग्रंथियां हैं और इन ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारे भोजन में उपस्थित जो जटिल अणु हैं उनको तोड़ करके सरल अणुओं में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, ताकि भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का अवशोषण हो सके और यही अवशोषित किए गए भोजन से हमें जो है वो ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा से हम लोग अपने शरीर के तमाम कार्यों को, जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, कूदना, खेलना, जो भी सारे काम करते हैं उन सारे कामों के लिए हमें ऊर्जा जो होती है यहीं से हमें क्या होती है, मिलती है। आगे हम लोग चैप्टर श्वसन पढ़ेंगे और उस श्वसन में पढ़ेंगे कि जो पाचन के द्वारा जो पोषक तत्वों को अवशोषित किया गया और अवशोषित करके इसको कोशिकाओं में भेज दिया गया है। अब इस कोशिकाओं में ये पोषक तत्व जा करके, ग्लूकोज जा करके, और कैसे यहाँ से ऊर्जा को, यानी कि एटीपी के रूप में ऊर्जा को कैसे ये निर्मित करते हैं, जनरेट करते हैं, ये सब बातों को हम लोग अपने श्वसन वाले जो अध्याय हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये
क्लास जो है आपको अच्छा लगा होगा। इसके पहले देखिए पार्ट 1, पार्ट 2 और ये आज का जो क्लास है पार्ट 3 है ना? इन तीनों को अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षाओं में क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादातर रहेगी, यानी कि कोई क्वेश्चन लगभग नहीं छूटेंगे, है ना? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही। धन्यवाद।